बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 का जो टाइटल है वो है मॉड्यूलर अर्थमेटिक। ये जो मॉड्यूलर अर्थमेटिक का जो टाइटल है ये बेसिकली इंटीजर के टॉपिक का एक सब पार्ट आपसे कह सकते हैं। तो मेन जो टॉपिक होगा वो आपका इंटीजर्स का होगा, लेकिन हमारा उसमें हम इंटीजर से रिलेटेड कुछ बातें, यानी तमाम बातें इंटीजर से रिलेटेड होंगी। और हमारा जो मेन कंटेंट है वो बेसिकली मॉड्यूलर अर्थमेटिक होगा। तो चैप्टर नंबर 4 का जो मेन टाइटल है वो है मॉड्यूलर अर्थमेटिक, और आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, जिसके अंदर जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है जी। तो बेसिकली अभी मैं आपको मॉड्यूलर अर्थमेटिक नहीं बता रहा, मेरे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपको मॉड्यूलर अर्थमेटिक से रिलेटेड चीज़ें डिटेल से मिलेंगी। लेकिन इनिशियली मैं यहाँ पर अपना प्री रिक्विजिट्स, जो जिन चीज़ों की मुझे नीड होगी जिन चीज़ों की मुझे नीड होगी यानी जिन कॉन्सेप्ट्स की मुझे नीड होगी, उन कॉन्सेप्ट्स को मैं यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं द डिवीजन एल्गोरिथम। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, तो बहुत ध्यान से आप इसको देखिएगा, सारे तरह के तमाम कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं। कंसिडर एन एग्जाम्पल। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं डिवीजन ऑफ 58 बाय 17। इसको डिवाइड करना है आपने। तो आप अपनी प्राइमरी क्लासेस के अंदर किस तरीके से डिवाइड किया करते थे? आप प्राइमरी क्लासेस के अंदर इसको इस तरीके से डिवाइड किया करते थे कि यहाँ पर आप लिखते थे 58 और उसको आप करते थे 17 से डिवाइड। तो जब आप उसको 17 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स मूव करता है और ये आंसर आता है आपके पास 51, और 7 आपका रिजल्ट रिमाइंडर बनता है। तो यहाँ पर जो है वो जो 58 है आपके पास, उस 58 को आपको याद होगा, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। ये 58 कहलाता है डिविडेंड। और ये जो 17 है हमारे पास, इस 17 को हम कहते हैं डिवाइज़र। ये 17 कहलाता है डिवाइज़र। और ये जो आपका रिज़ल्ट है 3, इसको हम कहते हैं कोशेंट। और ये जो आपके पास 7 एक नंबर निकल कर आया है, इसको कहते हैं रिमाइंडर। ये कहलाता है आपके पास रिमाइंडर। ठीक है जी। तो ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइज़र है, ये कोशेंट है, और ये है रिमाइंडर, जैसे कि मैंने आपको कहा। ठीक है जी। तो जब आप 58 को हम डिवाइड करते हैं, तो मैं अगर चाहूँ तो उसको एक फार्मूले की फॉर्म में अरेंज कर सकता हूँ। कैसे अरेंज कर सकता हूँ? यानी जो डिवीज़न जो परफॉर्म कर रहे होते हैं वो बेसिकली एक फार्मूले को फॉलो करती है, और वो फार्मूला होता है कि अगर आपने 58 निकालना है तो 58 को निकालने के लिए आपने ये जो 17 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 17 के बाद आपने इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। सपोज़ कीजिए कि वो नंबर कौन सा होगा? वो नंबर होगा 3। तो 3 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 51 आता है, और बाकी आपके पास बचा 7। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो टेक्निकली आपके पास एक फार्मूला बन गया, और वो फार्मूला क्या बन गया कि जो आपके पास डिविडेंड है, डिविडेंड 58 डिविडेंड है, ये किसके इक्वल होता है? 17 क्या है? डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय 3 क्या है? कोशेंट। और आपने इसमें प्लस करना होता है क्या? रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये है कि जब आप डिवीजन को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इनडायरेक्टली आप इस फार्मूले को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है जी। इस बात को आपने अपने जहन में रखना है। सपोज़ कीजिए कि जो आपका डिविडेंड है उसको मैं ए सपोज़ कर लूँ, जो आपका डिवाइज़र है उसको जो है वो हम स्मॉल डी सपोज़ कर लें, और जो आपका कोशेंट है उसको क्यू सपोज़ कर लें, और रिमाइंडर को अगर हम आर सपोज़ कर लें, तो हम एक फार्मूले तक पहुंचते हैं। वो फार्मूला होता है ए इज़ इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। तो ए इज़ इक्वल टू डी क्यू प्लस आर जो है, ये अगर आप चाहें तो इसको डिवीजन एल्गोरिथम भी कह सकते हैं। यानी जो मैनुअली आप डिवीजन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो डिवीजन जो है वो बेसिकली इस फार्मूले को फॉलो कर रहा होता है। तो ये जो अबव फार्मूला मैंने अभी आपको लिखा है, द अबव फार्मूला, जो भी मैंने फार्मूला यहाँ पर लिखा है, द अबव फार्मूला is known as or is called division algorithm। तो इसको हम कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम,
ऑफ एनी इंटीजर। तो ये किसी भी इंटीजर के लिए डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है जी। तो बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसका फ़ायदा यह है कि अगर आप इस तरह की फॉर्मल जो है डिवीजन परफॉर्म ना भी करें तो इस ऑपरेशन में यानी इस फार्मूले में आपके पास 4 चीज़ें हैं, इनमें से कोई सी 3 चीज़ अगर आपको मालूम हो तो आप चौथी चीज़ इस फार्मूले से ही कंप्यूट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एग्ज़ाम्पल बताऊंगा तो चीज़ें अच्छी समझ में आ जाएगी। सपोज़ कीजिए कि मेरे पास डिविडेंड जो है वो 101 है, डिवाइज़र 11 है, और मैं आपसे कहता हूँ कि बताएं कि इसका कोशेंट क्या होगा, उसका रिमाइंडर क्या होगा, और मैं फॉर्मली थ्योरम फॉर्मली जो है मैं इसको डिवाइड नहीं करना चाह रहा हूँ। तो बहुत सिंपल है इसके लिए, आप यहाँ पर लिखें 101 और यहाँ लिखें 11। अब 11 के साथ ऐसे नंबर्स को आप मल्टीपल ढूंढें जिससे इसका आंसर 101 के नियरेस्ट हो जाए या 101 हो जाए। तो मिसाल के तौर पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 टाइम्स, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 9 टाइम्स ये आपका बन जाता है 99 हो जाता है, और इसमें आप 2 लगा दीजिए। तो आपका जो कोशेंट है वो बेसिकली 9 होगा और जो आपका रिमाइंडर है वो 2 हो जाएगा। तो रिमाइंडर वो डिवीजन एल्गोरिथम से आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बात आपकी समझ आ गई होगी। बिल्कुल इसी तरीके से एक एग्जांपल मैं आपके सामने और रखता हूँ। वो एग्जांपल ये है कि सपोज़ कीजिए कि a की वैल्यू हो गई 19 और आपके पास जो d है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 7 है, और हम आपसे ये कहते हैं कि आप q की वैल्यू बताएं यानी कोशेंट बताएं और आपका रिमाइंडर क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू आप इसको आसानी से मालूम कर सकते हैं। आपने इसको अरेंज करना होगा, 19 इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय एक नंबर ढूंढना होगा। सपोज़ कीजिए वो नंबर 2 हो जाएगा, ऑफ कोर्स 3 टाइम्स करेंगे तो 21 हो जाएगा, और इसमें आप 14 + 5 कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो q है वो 2 के इक्वल हो जाएगा एंड r जो है वो बेसिकली 5 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह ये डिवीजन एल्गोरिथम काम करता है। ठीक है जी। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आपको बताना था डिवीजन एल्गोरिथम का, आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करना है, इसको हम कहते हैं द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर शॉर्ट फॉर्म में से आप लिखते हैं GCD, और अपनी प्राइमरी क्लासेस के अंदर आपने इसको HCF के नाम से ही पढ़ा है, जिसे हम कहते थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सारी एक ही चीज़ के नाम है। तो अब आगे आने वाली लेक्चर्स के अंदर मैं GCD को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, सपोज़ कीजिए कि मैं यहाँ पर एक दो चीज़ें आपको पहले बता दूँ। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर मैं एक बेसिक सी डेफिनेशन लिखता हूँ आपके लिए। सपोज़ कीजिए कि दो आप इंटीजर्स कंसीडर कर रहे हैं, लेट a and b be integers not both of which are 0। ठीक है, तो दोनों जो है वो बेसिकली 0 नहीं है, 0। द लार्जेस्ट नॉन ज़ीरो आप समझ लें, द लार्जेस्ट नंबर फॉर एग्जांपल d, द लार्जेस्ट इंटीजर, मैं यहाँ पर लिख दूँ, इंटीजर लिखना भूल गया हूँ, द लार्जेस्ट इंटीजर d such that d divides a and d divides b। तो जो लार्जेस्ट इंटीजर होता है उसको हम क्या कहते हैं, is called greatest common divisor। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में अभी से ही लिख रहा हूँ, तो इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, या हम इसको GCD कहते हैं GCD और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ A and B। तो A and B का ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखते हैं GCD ऑफ A, B। ठीक है। अगेन एग्जाम्पल अगर हम करेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। सपोज़ कीजिए कि मैं मालूम करना चाहता हूँ व्हाट इज़ द GCD ऑफ 24 and 36। इसका GCD मुझे कंप्यूट करना है।
24 एंड 36 का GCD निकालना है आपने। तो पहले हम देखते हैं द डिवाइज़र ऑफ ऑफ 24 के जो डिवाइज़र हैं वो कौन कौन से हैं। तो 20 यानी जिसके टेबल के अंदर 24 आता हो या उसके साथ कैंसिल होता हो, फॉर एग्जांपल 1 हो सकता है इसका डिवाइज़र, ठीक है जी। तो डिवाइज़र ऑफ 24 यानी 24/1 पॉसिबल है, ठीक है जी, इंटीजर आंसर आता है। 24/2 भी हो सकता है, ये 12 टाइम कैंसिल हो जाता है। 24/3 हो सकता है, ये 4 से भी कैंसिल हो सकता है। ये 6 के टेबल में भी आता है और 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 8 के टेबल में भी आता है और 12 में भी आता है, और कोई नंबर नहीं है जिसमें ये आता हो, ठीक है। और ठीक है, तो ये आपका जो है वो नंबर आपको मिल गया। अच्छा जी, इसके बाद आप ये 24 ख़ुद भी आता है तो 24 को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये 2 डिफरेंट नंबर है, 24 एंड 36। तो हर नंबर अपने टेबल में तो आता ही है, लेकिन चूंकि ये डिफरेंट होंगे तो उसको हम नहीं ले सकते हैं, तो हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र लेना है, तो कॉमन नंबर लेना है। तो इन आखिरी वाले नंबर, इन नंबर्स को इटसेल्फ इतना ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, फिर हम लिखते हैं द डिवाइज़र ऑफ 36। अब आपने मुझे वो नंबर्स बताने जिनके टेबल में 36 आता है। जैसे 1 हो सकता है, ठीक है जी, और 2 36/2 पॉसिबल है, 3 हो जाएगा, 4 में होता है 6, और इसके अलावा हो जाएगा 12, ठीक है जी। तो इन दोनों में जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो कौन सा है, जो सबसे बड़ा नंबर हो और इन दोनों में कॉमन हो, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका कौन सा है, ये सारे फैक्टर हैं। तो इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 12 है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो इसका GCD हमने कैलकुलेट किया है A, B के लिए, वो आंसर आ जाएगा इसका 12, ठीक है जी। अच्छा जी, बचपन में हम GCD को इस तरीके से भी कैलकुलेट किया करते थे कि मिसाल के तौर पर हम इन दोनों नंबर्स को लिखा करते थे, दिस इज़ 24,36, और 2 टाइम्स हम करते थे, तो 2 टाइम्स ये क्या बन जाएगा 12, और यहाँ आ जाएगा 18। अगेन ये 2 के टेबल में आता है, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 6, और 2 9 18, और फिर ये 3 के टेबल में आता है, तो 3 2 6, 3 3 9, और ये 2 और 3 किसी टेबल में नहीं आते हैं। तो आप जो है इन सब को यूज़ कर लीजिए। कैसे यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 2 × 2 × 3 × 2 × 3, और जो पेयर्स बन रहे हैं उनको आप लिख लीजिए एक दफ़ा 2 × 3, और ये 2 अनपेयर है उसको एज इट इज़ लिख लें, तो 2 2 4 × 3 विच इज़ इक्वल टू 12। तो इस तरीके से भी आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कंप्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल पर चलते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से आप समझ सकें। मैं आपसे कहता हूं कि बताएं कि GCD ऑफ 17 × 22 क्या होगा। तो जो डिवाइज़र हैं बेसिकली 17 का डिवाइज़र क्या होगा, आप ज़रा सोचें। द डिवाइज़र ऑफ 17, ऑफ कोर्स जो 17 का जो डिवाइज़र है वो 1 होगा और 17 इटसेल्फ होगा। तो और इसके अलावा द डिवाइज़र ऑफ 22, तो 22 के डिवाइज़र कौन से होंगे, 22 के डिवाइज़र हो गए एक्चुअली 1 हो जाएगा, इसके अलावा 11 हो जाएगा, और ये 22 ख़ुद नंबर हो जाएगा। लेकिन इसमें से जो इसमें कॉमन फैक्टर है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो बेसिकली 1 है। तो इट मींस कि जब हम GCD कंप्यूट करते हैं, GCD ऑफ 17 × 22, तो इसका आंसर होगा 1, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से एक एग्ज़ाम्पल हम और डिस्कस करते हैं, और वो एग्ज़ाम्पल नंबर 3 ले लें। सपोज़ कीजिए कि आपने GCD निकालना है -24 और 18 का। तो अब आप इस माइनस के साइन से कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि इस माइनस ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ना। तो आप डिवाइज़र देख लें, इसका डिवाइज़र ऑफ -24। अभी -24 लिखना ज़रूरी नहीं है, 24 से भी काम हो सकता है। तो 1 होगा, 2 बनेगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और देन 12 हो जाएगा। इसी तरीके से आपने देखना होगा डिवाइज़र ऑफ 18 का आप डिवाइज़र यानी मल्टीपल्स यानी फैक्टर्स ढूंढ लीजिए। तो ये हो जाएगा 1 and 2 and 3 and 6 and 9। तो इसमें से जो कॉमन होगा वो कौन सा होगा, ऑफ कोर्स 6 होगा। तो इट मीन्स जो GCD है आपके पास
-24,18 का जो GCD है वो 6 के इक्वल होगा। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि ये सारी एग्जांपल्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी। कुछ एग्जांपल्स आपके लिए हैं, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। आप कैलकुलेट करके देखिएगा कि GCD ऑफ 756 एंड 210 क्या है, ये आपके लिए है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। आपने देखना होगा कि GCD ऑफ -756, 210 क्या है। और इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और वो है GCD ऑफ -756, -210। ठीक है, आप नोट करें तो ये सारी एग्जांपल्स एक ही जैसी हैं, बट थोड़ा बहुत इसमें साइन का डिफरेंस है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात, मैंने एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आपको बतानी है, उस डेफिनेशन को हम कहते हैं रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम। अब रिलेटिवली प्राइम का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो प्राइम नंबर्स होंगे या वो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। प्राइम नंबर्स के अलावा वो कॉम्पोजिट नंबर भी हो सकते हैं। तो रिलेटिवली प्राइम को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, द इंटीजर्स। कौन से इंटीजर? सपोज कीजिए कि द इंटीजर्स a and b are called relatively prime if their greatest common divisor is 1। तो जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 के इक्वल हो तो वो रिलेटिवली प्राइम होता है, याद रखना है आपने। तो इसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि प्राइम हो, नंबर भी प्राइम होना चाहिए, वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर भी हो सकता है। बस आपने ध्यान ये रखना है जो फैक्टर वो शेयर कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। तो उसका जो शेयरिंग फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। मिसाल के तौर पर ऊपर भी मैंने एक एग्जांपल दी है, जिसके अंदर मैंने आपसे पूछा है कि 10 मल्टीप्लाई बाय, सपोज कीजिए कि 17 का आंसर क्या आएगा, GCD 1 आता है। इसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछूं कि GCD ऑफ 10,21 का क्या होगा, तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कहा जाए कि GCD ऑफ 17,22 क्या होगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो इट मीन्स कि जो सारे इंटीजर्स हैं, ये सारे इंटीजर्स जो हैं ये आपके पास रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है जी। और पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम भी एक कॉन्सेप्ट है जो अक्सर यूज़ किया जाता है। पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम का मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा नंबर हों तो उनको आपने पेयर बनाकर चेक करना होता है, यानी तमाम पॉसिबल पेयर्स बनाकर आपने चेक करना होता है कि क्या उसका GCD जो है वो 1 के इक्वल है। अगर वो 1 के इक्वल होता है तो हम कहते हैं पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम। ठीक है जी। आगे चलकर ये कॉन्सेप्ट कहीं पर इस्तेमाल होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा जी, एक और डेफिनेशन जिसकी मुझे आगे चलकर मॉड्यूलर अर्थमेटिक में नीड है, उसे हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एज सच इसकी इतनी नीड नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने GCD आपको बता दिया है तो मैं इसके साथ ये भी बताना चाह रहा हूँ। लीस्ट कॉमन मल्टीपल शॉर्ट फॉर्म में उसे हम कहते हैं LCM। क्या कहते हैं? LCM। ये भी आप बचपन में लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो कैलकुलेट करते रहे हैं। एक डेफिनेशन पहले हम इसकी पढ़ लेते हैं, और इस डेफिनेशन को पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो ज़रा फॉर्मली आपको समझ में आ जाएगी। डेफिनेशन में आपसे इस तरह कह सकते हैं कि द LCM, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द positive integers a and b is the smallest positive integers smallest positive integers that is divisible by both, divisible by both a and b, यानी a और b दोनों से डिवाइड हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और उसको हम इस तरह डिनोट करते हैं कि जब आप LCM कंप्यूट करते हैं किसी नंबर्स का, a, b का अगर आपने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है
यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल तो यहाँ पर भी होता है, बट यहाँ पर लीस्ट वैल्यू लिखी जाती है और उसमें हाईएस्ट वैल्यू ली जाती है HCF के अंदर। तो इसको आप सिंपली इस तरह लिख सकते हैं P1। मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये फार्मूला आपको क्या बताता है। दिस इज़ A1, B1 मल्टीप्लाई बाय ये बोलता है P2। यहाँ पर आप लिखते हैं मैक्स ऑफ A2, B2 और अप टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ Pn, इसे आप लिखते हैं मैक्स ऑफ An, Bn। तो इस तरीके से भी आप एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं और मैं भी आपको बताता हूँ कि ये किस तरह यूज़ किया जा सकता है। अब एक एग्जांपल हम समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे तरीके से समझ में आ सके। सपोज़ कीजिए कि आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द LCM ऑफ 2 पावर 3, 3 पावर 5 एंड 7 पावर 2। एक नंबर आपके पास ये है और जो सेकंड नंबर है वो है 2 पावर 4 एंड 3 पावर 3। वैसे तो कुछ भी हो सकता है, बट चले 3 पावर 3। इसका आपने लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपने बताना है। तो जो ऊपर वाला फार्मूला है देखिए उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे आप। इसको आप लिखेंगे यहाँ पर LCM ऑफ 2 पावर 3, 3 पावर 5, 7 पावर 2, 2 पावर 4 एंड 3 पावर 3, ऐसे लिखेंगे आप। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर कितनी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, 2, 3 एंड 7, 2, 3 एंड 7। तो हर वैल्यू को आपने P सपोज करना है। पहले 2 को आप देखिए, 2 के ऊपर आप देखिए इधर लिखिए आप मैक्स, और यहाँ पर 2 के ऊपर जो पहला है इसके ऊपर पावर कितनी है 3 और दूसरे के ऊपर पावर कितनी है 4। तो आप यहाँ पर लिखने वाले हैं 3, 4। ये मल्टीप्लाई की साइन रहेगी यहाँ पर। फिर आपके पास दूसरा जो डिफरेंट डिजिट है वो है 3 और आप यहाँ पर लिखेंगे मैक्स। अब 3 के ऊपर यहाँ पर तो पावर 5 है जबकि यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे, दिस इज़ 5, 3। और थर्ड है आपके पास नंबर है 7, तो यहाँ पर आपने लिखना है मैक्स। और नंबर 7 के ऊपर एक है 2 और यहाँ तो नंबर 7 कुछ भी नहीं, तो 0 हो जाएगा, 7, 0। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ऊपर ये जो मैक्स लिखा हुआ है तो उसमें से आपने इसका मैक्सिमा ले लेना है। तो मैक्सिमा इसका जो है वो हो जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल 4। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 पावर 4, यहाँ पर हो जाएगा 2 पावर 5 और यहाँ से आ जाएगा 7 पावर मैंने यहाँ पर 7 गलत लिख दिया है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2। तो ये बन जाएगा 7 पावर 2। और इसको और जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पावर 4 एंड 3 पावर 5 डॉट 7 पावर 2 जो है वो बेसिकली आपका रिक्वायर्ड एलसीएम होगा। इसको चाहे तो कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करके देख लें। तो इस तरीके से इस फार्मूले को यूटिलाइज़ किया जा सकता है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने बताता हूँ ताकि जो एलसीएम वाली बात है ये आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज़ आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ -6, 21। इसका आपने एलसीएम निकालना है। तो जनाब कैसे निकालेगा इसका एलसीएम? आप सबसे पहले निकाल लें फैक्टर ऑफ 6। दिस इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ 6। तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? ये एक हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है जी। और फिर आप कंप्यूट कर लें यहाँ पर क्या, फैक्टर ऑफ 21। तो कौन कौन से टेबल हैं, एक हो गया 7 और एक हो जाएगा 3, ठीक है जी। तो उसमें करना ये होता है, लीस्ट को लिखना होता है। कॉमन जो होते हैं उनको आप एक दफ़ा लिख लें और नॉन कॉमन को भी आप लिख सकते हैं। और अगर ऊपर वाले फार्मूले को ही आप यहाँ पर यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो आपने इसको किस तरह लिखना होगा, आपने लिखना होगा कि LCM ऑफ 23 मैंने गलत लिख दिया। LCM ऑफ 2.3, 7.3, ये मल्टीप्लाई वाले हैं। तो इसमें नंबर देखें तो 2, 3 और 7 डिफरेंट नंबर्स हैं, तो आप उसको लिखेंगे 2 और ऊपर लिखेंगे आप मैक्स। तो 2 मैक्स के ऊपर यहाँ पर जो पावर है वो 1 है और यहाँ नंबर मौजूद नहीं है, तो ये बन जाएगा आपके पास 1, 0 डॉट। और फिर आपने लिखा है पर 3, ऊपर लिखा आपने मैक्स। और फर्स्ट में आपके पास जो पावर है वो है 1 और सेकंड में भी पावर 1 हो जाएगी आपके पास। यहाँ पे इसकी पावर 1 और यहाँ भी इसकी पावर 1 है, लिखी जाएगी डॉट। और ये हो जाएगा 7 और यहाँ पर आप लिखेंगे मैक्स। और 7 जो है वो पहले में तो कुछ भी नहीं है और दूसरे में है 1,
तो फाइनली जो आपका एलसीएम बनकर आएगा वो बनेगा 2 पावर 1 डॉट 3 पावर 1 डॉट 7 पावर 1। तो ये सिंप्लीफाई करें तो आंसर बन जाएगा आपके पास 42। तो 42 बेसिकली हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम होगा। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको ये एलसीएम समझ आ गया होगा। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उन एग्जांपल्स को आप ट्राई कीजिएगा। एक एग्जांपल आपके लिए है कि आपने मुझे बताना है कि LCM ऑफ -5, -25 क्या होगा। इसको आपने ट्राई करना है और बताना है कि ये एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, मैथमेटिक्स में एक और आपके पास जो डिवीजन एल्गोरिथम है, इससे हमने एक लेमा प्रूफ किया है। इनफैक्ट प्रूफ तो नहीं किया, वो एक लेमा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। वो लेमा आपके पास ये है। लेमा बेसिकली किसी थ्योरम का रिजल्ट होता है। इफ़ A इज़ इक्वल टू DQ प्लस R और फॉर इंटीजर्स A, B, Q एंड R, ये तमाम के तमाम इंटीजर्स हैं। देन अगर ऐसा कुछ है, ये सारे इंटीजर्स हैं, देन GCD ऑफ A, D जो है वो इक्वल होगा GCD ऑफ D, R के इक्वल होगा। ठीक है जी। तो इसको हमें प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के थ्रू हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है जी। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के थ्रू हम इसको प्रूफ करके देखते हैं कि क्या होगा। तो चलिए ऊपर वाली एग्जांपल को ही देख लेते हैं। जो सबसे पहले एग्जांपल मैंने डिस्कस की कि सपोज़ कीजिए कि A है आपके पास 58 और D जो है वो आपके पास है सपोज़ 17। तो आप इसको कैसे लिखते हैं? आप लिखते हैं 58 इज़ इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7। ये आपको याद हो डिवीजन एल्गोरिथम ने उसको ऐसे लिखा था। ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है GCD ऑफ 58, 17, राइट। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 17 और ये जो रिज़ल्ट है ये किसके बराबर होगा? ये इसके बराबर होगा GCD ऑफ, यहाँ पर A, D जो है वो A ये है और D है, आपने इसको लिख दिया। और रिमेनिंग ये हो जाएगा D, R, ये D हो जाएगा और ये R हो जाएगा। तो इनके GCD आपस में बराबर होते हैं 17, 7। और आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि इनका जो आंसर है 17 और 7 का, इसका आंसर जो है वो दोनों का आंसर 1 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इनके आंसर्स एक दूसरे के बराबर आते हैं। ठीक है जी। तो ये एक लेमा है आपके पास, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और इन केस अगर ये GCD ऑफ 17, 7 है, उसको वापस इस डिवीजन एल्गोरिथम में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखना होगा? आपने पहले 17 लिखना होगा, फिर 7 लिखना होगा, फिर इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, सपोज़ 2 बन जाएगा। तो 7 2 ज़ा 14, 14 में 3 ऐड कर देंगे तो 17 बन जाएगा। और इसको अगर वापस GCD की फॉर्म में आपने बंद करना होगा तो उसको आप GCD ऑफ 7, 3 भी लिख सकते हैं। और इसका भी जो आंसर है वो बेसिकली 1 होगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई डिवीजन परफॉर्म हो रही है और उस पर डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पर यकीनन अप्लाई हो रहा है, चूँकि यहाँ पर इंटीजर्स हैं तो डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो इट मीन्स कि GCD ऑफ A, D जो है वो इक्वल होगा GCD ऑफ D, R के। इसको आपने याद रखना है अच्छे तरीके से। अब अगर आप नोट करें तो तमाम चीज़ों के अंदर GCD की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसी लेमा को यूज़ करते हैं और एक एल्गोरिथम पढ़ते हैं जिस एल्गोरिथम का नाम है उसे हम कहते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है उसमें हम पढ़ने डेफिनेशन है, उसका नाम है यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो वो हम डिस्कस करते हैं। यूक्लिडियन एल्गोरिथम, ठीक है जी। तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके मुतालिक जो बातें हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ मोर efficient method of finding the greatest common divisor यानी GCD called यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम से हम GCD को फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड सपोज़ कीजिए एग्जाम्पल में आपसे कहते हैं कि आप बताइए कि फाइंड GCD ऑफ 91,287 का GCD निकालना है। एक बात को आपने ध्यान रखना है कि A हमेशा ग्रेटर देन B होगा, तो इन नंबर्स की पोजीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसको आपने हमेशा A लेना होगा। ये A बन जाएगा और ये आपका B नंबर होगा। ठीक है जी, तो इसका आपने GCD निकालना है। तो इसमें ये चीज़ तय हो गई कि A जो है वो आपका है 287 और जो D है आपके पास वो है आपके पास क्या अच्छा दूसरा जो नंबर होता है GCD के अंदर वो D होता है, वो D है आपका 91। ठीक है जी, A तो आपने ग्रेटर वैल्यू को असाइन करना है और जो सेकंड जो नंबर होगा आपके पास वो नंबर आपका D बन जाएगा। ठीक है, तो इस पर जब आप डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं ना, 287 इज़ इक्वल टू DQ। चले मैं पहले ये लिख देता हूँ। आप A इज़ डिवीजन एल्गोरिथम ये बताता है A इज़ इक्वल्स टू DQ प्लस R, और आप इसको लिख सकते हैं यानी इसको आप लिख सकते हैं 287 इज़ इक्वल टू 91 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 14। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी आप इसको लिख सकते हैं कैसे, GCD ऑफ 91 D जो है वो 91,14 के अंदर आप इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है जी, अब अगर आप चाहें तो वापस आप इससे जो है वो एल्गोरिथम लिख सकते हैं, और वो लिखेंगे आप कैसे कि 91 को आप लिखेंगे 14 के साथ आप पेयर बनाएंगे, तो इसको जब आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को आप इसमें ऐड करेंगे तो ये बेसिकली 91 के इक्वल होगा। और अगर आप इसकी GCD कंप्यूट करना चाहें तो ये GCD बेसिकली 14,7 के बराबर होगी। ठीक है जी, अब 14,7 पर फार्मूला लगाएं तो आप लिख सकते हैं 14 इज़ इक्वल टू दिस इज़ 7 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 1 होना चाहिए, सॉरी 2 होना चाहिए, और ये इसका जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इट मीन्स इसको हम लिखेंगे कि GCD ऑफ 7,0, और जहाँ पर एक नंबर आपके पास 0 हो जाए तो वही आपका फाइनल रिजल्ट होता है। तो अगर आपके पास बहुत बड़े नंबर्स हैं और उनका आपने GCD कंप्यूट करना है तो इसका ये एक सिंपल सा एल्गोरिथम है, आप इसका प्रोग्राम बनाकर आसानी से इस तरह एल्गोरिथम कंप्यूट कर सकते हैं। तो GCD ऑफ 91,287 जो है वो बेसिकली 7 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से GCD कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सक्सेसिव डिवीजन टू रिड्यूस द प्रॉब्लम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है जी, तो जब तक 0 नहीं आता तब तक आप ये काम करते रहेंगे। अच्छा जी, अब चाहें तो इसका एक छोटा सा फार्मूला भी लिख लेते हैं, हम जर्नल फॉर्म में लिख लेते हैं। जर्नल फॉर्म तो मेथड तो समझ आ गया आपको, तो जर्नल फॉर्म अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख लें कि सपोज़ A and B are two positive integers with जो आपके पास A है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू B, एंड लेट जो R0 है उसको आप A सपोज कर रहे हैं एंड R1 को आप क्या कर रहे हैं, B कर रहे हैं। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, सक्सेसिव डिवीजन अप्लाई कर रहे हैं। व्हेन सक्सेसिवली apply division algorithm we obtain, तो क्या मेरा आपको आप इसको ऐसे रख सकते हैं कि R0 इज़ इक्वल टू R1 टाइम ऑफ Q1 प्लस R2। ठीक है जी, और ये जो आपके पास वैल्यू है, ये R2 की जो आपके पास वैल्यू है ये R1 और 0 के दरमियान होगी। सिमिलरली आप इसको लिख सकते हैं R1 इज़ इक्वल टू, ये बन जाएगा R2, और जो नेक्स्ट है आपके पास ये वो उसके लिए आप Q2 सर्च कर रहे होंगे और यहाँ से आपको मिलेगा एक रिमाइंडर R3। तो इसका मतलब है कि ये जो रिमाइंडर R3 है, ये रिमाइंडर R3 आपके पास R के दरमियान होगी। सिमिलरली अगर आप इसको रन करते जाएं और ये बन जाएगा Rn-2 जो इक्वल होगा R, आप यहीं पे देख सकते हैं n-2 है तो ये 1 है, ये 2 और ये 3 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, Rn-2 के लिए इसको लिखेंगे Rn-1
Qn-1 और फिर उसके बाद हो जाएगा प्लस Rn। और यहाँ पर ये जो Rn है आपके पास, ये बेसिकली R0 और Rn-1 के दरमियान होगा। तो और सिमिलरली Rn-1 आप उसको कैसे लिखेंगे, ये होगा Rn Qn और यहाँ पर आ जाएगा सपोज प्लस 0। तो जैसे ही 0 आपके पास आता है तो वही आपका आंसर GCD होता है। अगर इन्हीं सारे डिविजन्स एल्गोरिथम को आप GCD की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि पहले में लिख सकते हैं GCD ऑफ A, B जो है वो बराबर होगा आपका किसके, GCD ऑफ R0, R1 के, ये बराबर होगा किसके, GCD ऑफ, ठीक है जी, GCD ऑफ R1, R2 के, R1, R2 एंड सो ऑन। हम चलेंगे उस वक्त तक चलेंगे जब तक हमारे पास जो GCD है वो Rn, 0 नहीं होता। तो जैसे ही आपके पास 0 आता है तो वो आपका GCD बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। इनफैक्ट हमें फॉर्मूली कोई ख़ास याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, बट ये मैंने आपको फिर भी बता दिया है। एक और एग्ज़ाम्पल है और बड़ी सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है। इस एग्ज़ाम्पल को आप जो है वो ख़ुद ट्राई कीजिएगा। आपने जो है वो GCD फाइंड आउट करना है 414 और 662 का बाय यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम, बाय यूजिंग यूक्लिडियन, ठीक है जी। तो आपने इसका GCD निकालना है यूक्लिडियन एल्गोरिथम के थ्रू। और इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आपने इसका भी GCD कंप्यूट करना है एक नंबर का 330,156 बाय यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम, ठीक है जी। तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम को डिटेल से समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आगे चलकर जो है वो हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम की एक और फॉर्म पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो वो हमें उसकी नीड होती है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर में जो जिन बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने इस दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।